चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और हम छायावाद के बाद वाला जो काल था, छायावाद उत्तर काल, उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नगेंद्र की पुस्तक में पंत ने कौन कौन सी रचनाएं हैं जो छायावाद के बाद में लिखी है, और मीरा लादी ने कौन कौन सी रचनाएं जो छायावाद के बाद में लिखी है, और महादेवी वर्मा ने भी स्पेशली, ठीक है। लेकिन छायावाद के बाद में, यानी कि जैसे छायावादोत्तर काल कहते हैं, उसमें मैंने आपको ये रामकुमार वर्मा की रचनाएं जो है वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी। चित्ररेखा, एकलव्य, अंजलि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूजीसी नेट में कई बार पूछी हुई है और बहुत सारे एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, ठीक है ना। बीच में हो सकता है कि हरिवंश साई बच्चन की रचनाएं डाल दें, जैसे एकांत संगीत, सतरंगिनी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकांत संगीत, सतरंगिनी, ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है, रामकुमार वर्मा की नहीं है, ठीक है ना। व्यक्तिवादी कविता पढ़ते हैं। व्यक्तिवादी कविता कैसी होती है? व्यक्तिवादी गीति कविता वो कविता होती है एक प्रकार से जिसमें समष्टि चेतना का भाव उतना प्रबल नहीं होता है जितना छायावादी कविता में होता है, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं आदमी जो होता है वो सिर्फ संकुचित मानसिकता या सिर्फ स्वयं तक ही वो अपने आप को स्थिर रख पाता है, ठीक है ना। कैसे? इस धारा के कवियों तथा छायावादी कवियों में दृष्टि और विषय की बड़ी समानता है। इन कवियों की दृष्टि भी रूमानी थी, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि छायावादी कवियों की दृष्टि भी रोमानी थी, इनकी भी दृष्टि रोमानी थी। छायावादी कवियों ने भी स्वयं को सबसे पहले रखा था, इन कवियों ने भी स्वयं को सबसे पहले रखा था, है ना। और वस्तु जगत के प्रति इनकी भी प्रतिक्रिया अत्यंत भावात्मक है। यह भी वस्तु जगत से नहीं, वस्तु जगत की प्रक्रिया से उत्पन्न अपने निजी सुख दुख के आवेग से संबद्ध थे, ठीक है ना। इसलिए इनकी कविता में भी भयंकर आत्मसंप्रक्ति और उत्तेजना मिलती है। इनका भी विषय मूलतः सौंदर्य और प्रेम तथा तजन्य उल्लास और विषाद की अनुभूति है। इनकी भी विषय मूलतः सौंदर्य, प्रेम तथा तजन्य उल्लास, है ना। इनकी भी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम गीत ही है, क्योंकि इनके भी काव्य विषय की प्रकृति छायावादी काव्य की प्रकृति के समान गीतात्मक है। किंतु इन कवियों में छायावादी कविता जैसा संकोच, रहस्यात्मकता और आदर्शवादिता नहीं है ना, बल्कि साथ साथ धीरे साफ तौर पर अपने निजी प्रेम, संयोग और सुख दुख को कहने की आकुलता है। इनकी वेदना छायावादी घिसती हुई वेदना की तरह सामान्य नहीं है, घिसती हुई वेदना की तरह सामान्य नहीं है, वरन निजी प्रतीत होती है। अतः उससे अनुभव का एक विशिष्ट अनुभव बिंब लक्षित होता है। यह अवश्य है कि इनके ये अनुभव बिंब छायावाद के सुंदर, क्या लिखा हुआ है सुंदर, उसके लिए क्या लिखा हुआ है खुशी बताने का, सुंदर अनुभव बिंबों के समान कुछ सूक्ष्म, संश्लिष्ट और गहरे नहीं है। चलो ठीक है, काफी है इतना ही। उसके बाद नीचे चलते हैं अगले पैराग्राफ में, अगले पेज में। तो वैसे इतना काम का नहीं है कि मैं के माध्यम से अपना अनुभव उभरते ही है, और व्यक्तिवादी गीति कविता भी। किंतु छायावाद का मैं संकोच या मर्यादा के आतंक का अनुभव करने के कारण, तीव्रता से आलोकित होने के कारण स्थान स्थान पर मंद मंद दीप्त होता है, ठीक है। काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको बिल्कुल ही अपन, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम इस धारा में आने वाले कृतियों के प्रवृत्ति का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि लौकिक प्रेम इसकी केंद्रीय वृत्ति है। प्रेम के संयोग, वियोग जन्य उल्लास, पीड़ा, उदासी, टूटन, असंतोष आदि का सघन स्वर इन कविताओं में मुखर हुआ है। परिस्थिति, अनुभव और संस्कार के अनुसार कवियों के स्वरों में भिन्नता अवश्य है, किंतु मूल वृत्ति में अंतर नहीं है। इनका प्रेम किसी लौकिक सौंदर्य आलम्बन पर ठहरा होने के कारण अधिक मूर्त रूप धारण कर लेता है। छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी काम का नहीं है। जैसे नीचे लिखा हुआ है ना कि वह शुद्ध धरती पर यात्रा करती है, धरती के परिवेश के बीच अपने अपने रूप में बहुत ही उगड़ा हुआ होता है। बच्चन के निशा, निमंत्रण और एकांत संगीतित काव्य यदि प्रेम के अवसाद के घनत्व को मुखर करती है तो मिलन यामिनी, मिलन की मादकता को और उमंग को, ठीक है ना। नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। इनकी विशेषता है और इनमें से कुछ ज्यादा संदर्भ नहीं पूछा जाता है, बस रचनाओं के नाम याद होना चाहिए आपको। निशान, निमंत्रण, एकांत संगीत बच्चन जी की रचनाएं हो गई, और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ को छोड़ दिया करो तो नीचे देखो, बच्चन ने अपने समाज के इस तनाव को स्पष्ट करते हुए मधु कलश में कुछ कहा है। तो मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश के बारे में कह चुका हूँ कि इसी क्रम में इनका नाम लिखा जाएगा। मधुशाला, मधुबाला और फिर मधु कलश, इसी क्रम में तीनों रचनाएं लिखी जाएगी, ठीक है ना। इसी क्रम में इनका लेखन भी हुआ था कि कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा,
वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, और शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, है ना। ये वाली पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत विख्यात भी है, फेमस है, पूछी गई है ना। ठीक है ना, शत्रु बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना बस ये, बाकी और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इन धारा की कृतियों में निराशा और उदासी का जो स्वर है वो प्रेम मूलक नहीं है, बल्कि जीवन के अन्य संदर्भों में भी मुखर हुआ है। ठीक है ना। बाकी नीचे छोड़ सकते हैं कि देश की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियों वगैरह वगैरह चीजें छोड़ सकते हैं। नीचे चलते हैं और आगे कुछ रचनाएं मिलती है तो जो एग्जाम पर्पज से वो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, कि वहां अपने आत्यंतिक अकेलेपन, उदासी और दोहराव में जो शयनमुख दिखाने लगता है, जहाँ ये काव्यात्मक दृष्टि में सपाट हो जाता है, वहीं अपनी सार्थकता किसी भी प्रमाणिक प्रकार प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये पंक्तियां दी हुई है एकांत संगीत की, कि कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं। एकांत संगीत ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। आपको पंक्तियों से ज्यादा याद रखना है कि एकांत संगीत जो है रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन की, बस इतना याद रखना है। पंक्तियां नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा। नीचे ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, नीचे ये पैराग्राफ छोड़ सकते हैं अपन। लेकिन देखो इस यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यह मधु धीरे धीरे इतने आत्मीय हो जाती है कि वह अन्य जीवन सत्यों का प्रतीक बन जाता है, जैसा मधुशाला और मधुबाला में। तो मधुशाला और मधुबाला इनकी रचनाएं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है। आगे चलते हैं अपन। इस धारा की प्रमुख कृतियों में कहीं कहीं प्रगतिवाद का विद्रोह तो मिल जाता है हमको, जैसे बच्चन की रचना है बंगाल का अकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अतः एक और रचना हमारे सामने निकल के आई है, बंगाल का अकाल। हरिवंश राय बच्चन को हम नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे दिनकर को लिए बिना किसी भी प्रकार के एग्जाम को नहीं पार किया जा सकता, जैसे निराला को पढ़े बिना, उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन की प्रत्येक रचना को याद किए बिना कोई सा भी एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना। और किसी भी एग्जाम में हम इस आशा में नहीं जा सकते कि बच्चन जी की रचनाएं नहीं पूछी जाएगी। भले एक प्रकार से आप नरेंद्र शर्मा की अग्निशय को एक बार के लिए भूल जाओ, रामेश्वर शुक्ल अंचल की किरण बेला को मत याद रखना, शंभुनाथ की मनमंत्र को तो छोड़ ही दो। ठीक है ना। नीचे चलते हैं और भी मैं कुछ पंक्ति आपको बताऊं तो ये पैराग्राफ छोड़ सकते हैं। नीचे आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को अलग से टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि बच्चन जो ये धारा है ना व्यक्तिवादी गीत वाली, इसके सर्वोत्तम कवि है का। इस धारा की समस्त संभावना और सीमाएं बच्चन में पूंजीभूत है। बच्चन मूलतः आत्मानुभूति के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। इसलिए उनकी जिन कृतियों में आत्मानुभूति की सघनता है वे अपने प्रभाव में तीव्र और मर्मस्पर्शी हैं। जिन कृतियों में आत्मानुभूति के साथ साथ अवधारणाओं का संयोग होता चलता है उसमें प्रभाव की अनुभूति टूट टूट गई है। लगता है कहीं कवि अपनी बात करने के लिए जनरलाइज्ड कहने लगा है। जनरलाइज्ड मतलब सामान्य। निषाद निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी गीत इसी दृष्टिकोण से है जहाँ गीति काव्य की उपलब्धियां भी है। ठीक है ना। वे अवधारणाएं अनुभूतियों के रंग में भीगी हुई है। कवि ने स्वानुभूति जन्य सुख दुख सौंदर्य और प्रेम के उन्मुक्त सहज गीत गाए हैं, किंतु उसका स्वर यहीं तक सीमित नहीं है। वह सामाजिक विसंगतियों का भी चित्रण करता है और उनके प्रति विद्रोह भी करता है कि प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, युद्ध क्षेत्र में दिखला भुजबल, रहकर अविजित अविचल प्रतिपल, मनुष्य पराजय के स्मारक है मठ मस्जिद गिरजाघर। एकांत संगीत से ये पंक्तियां ली गई है। किंतु ऐसा लगता है कि विद्रोह या सामाजिक सत्य चित्रण बच्चन के स्वभाव में नहीं अटते। इसके लिए सामाजिक जीवन भौतिक यथार्थवादी दृष्टि की आवश्यकता होती है। वह बच्चन या इस धारा के किसी कवि में नहीं है। बच्चन के गीत जहाँ अपनी सहज भाषा और अनुभूति की निश्चलता के कारण गीति काव्य को नई गरिमा प्रदान करते हैं, वहाँ कहीं कहीं पर उत्तेजना और भाषा का सपाटपन, शब्दों बिंबों के अपव्यय तथा स्फीति के कारण बहुत प्रभावहीन भी सिद्ध होते हैं, जैसे जो बीत गई सो बात गई वाली कविता भी हम मानते हैं। ठीक है ना। पंक्तियां छोड़ सकते हैं अपन वैसे भी, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं नरेंद्र शर्मा के गीतों का अपना वैशिष्ट्य है। नरेंद्र शर्मा को पढ़ते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। हरिवंश राय बच्चन में भी जिन रचनाओं को लेके आए बस उन्हीं को ही पढ़ना है अपन को। ठीक है ना। नरेंद्र शर्मा के रचनाओं की विशेषता नहीं पढ़नी। देखिए अगर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं।
फिर रात और दिन आते, फिर होता सांझ सवेरा, मैंने भी चाहा फिर आए, पिछड़ा जीवन साथी मेरा, कच्चे धागे सा कच्चे धागे सा सुख सपना, टूट गया सो टूट गया। ठीक है ना। पलाशवन नाम की एक रचना है, पलाशवन, इसकी है नरेंद्र शर्मा की। वैसे इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस याद रख लेना यार कि क्योंकि जो एक विशेष विचारधारा है या विशेष प्रकार की जो एक अवधारणा हम पढ़ते हैं उसमें हम हरिवंश राय बच्चन के साथ कुछ और कवियों को पढ़ते हैं। तो वैसे तो वहां से प्रश्न बनेगा तो हरिवंश राय बच्चन से बाहर नहीं बनेगा, पर कभी आ जाए तो आपको रचना याद होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखो आप, रामेश्वर शुक्ल अंचल की हो जाएगी अपने। मैं बिल्कुल भी इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, इनकी रचना यहाँ पे दी हुई भी नहीं है तो हम उनका भी उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है ना। बाकी जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकी रचनाएं वगैरह सबकी। भगवती चरण वर्मा, इनकी रचनाएं दी हुई है यहाँ पे, कौन सी दी हुई है कि, ठीक है, फिर भी मस्ती आवेश और अहम की इनकी कविताओं का केंद्र है। मधुगण प्रेम संगीत मानव और एक दिन इनकी काव्य कृतियां हैं। कोई त्रिखास नहीं है, मत याद करना। गोपाल सिंह नेपाली को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरसी प्रसाद को भी छोड़ सकते हो। बस इनकी पांच जन्य याद रखना। पांच जन्य जो रचना है मैंने आपको पहले ही बताई थी, इंपॉर्टेंट है ये। पांच जन्य जो है इंपॉर्टेंट किसकी है, आरसी प्रसाद सिंह की। ठीक है ना, आरसी प्रसाद ये। शंभुनाथ सिंह को छोड़ दो आप। ठीक है ना। नीचे चलते, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता भी छायावाद के बाद लिखी गई है, उसके भी स्वर हम पढ़ेंगे। और देखो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के बारे में थोड़ा सा हम एक प्रकार से 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल से आगे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही पढ़ेंगे। कि राष्ट्रीय शब्द वर्तमान में आधुनिक है, जिसका मतलब होता है कि जिसमें जाति संप्रदाय धर्म सीमित भूभाग आदि की संकीर्णता के स्थान पर समग्र देश के और उसके भीतर निवास करने वाली समस्त जातियों, भिन्न भिन्न भूखंडों, संप्रदायों, रीति रिवाजों के लोगों को एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है, सामूहिक रूप उभरता गया है ना। ठीक है। इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का मतलब ये हो गया जिसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम से दर्द वाली जो बात हो, एक प्रकार स्वतंत्रता की मुक्ति की आज जिसमें बात कही जाए, है ना। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता उसी प्रकार की कविता कहलाएगी जिसमें भारतीय पराधीनता की यातना का एहसास हो और उसे मुक्ति पाने का प्रयास हो। पश्चिमी सभ्यता और अलगाव की भावना से आक्रांत होती हुई भारतीय चेतना के उद्धार के लिए उसमें एकता और स्वाभिमान का बल फूंकने के लिए अपनी प्राचीन संस्कृति समज्जल रूप का प्रस्तुतिकरण है। और उपयोगी आधुनिक मूल्य के आलेख में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का पुनर्विचार करना तथा पुनर्गठन करना होगा। इन सब बातों का जो है उल्लेख हमको राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में मिलता है। ये 3 भाग हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनके कवियों की, इसकी कविताओं की। वैसे इनके कवियों की बात करेंगे हम तो देखो कवि यहाँ दिए हुए हैं, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि आपको ऑलरेडी ही पता थे। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें नीचे, तो ये छोड़ सकते हैं पैराग्राफ, नीचे चलते हैं अपन। उसके बाद रचनाओं पे बात करें अगर हम, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना रचनाएं बहुत सारी, कि संस्कृति का संबंध भी इसी आत्मा चेतना से होता है। यह संस्कृति जहाँ इतिहास के रूप में हमारे लिए प्रेरणा और पृष्ठभूमि बनती है, वहाँ चेतना से स्पंदित होकर हमारा जीवन बन जाती है। प्रतिभावान और नवदृष्टि संपन्न कवियों ने संस्कृति के उदात्त अतीत रूप को वर्तमान जीवन संदर्भों में पुनर्प्रेक्षित करके स्वीकार किया है। यह प्रयास प्रस्तुत अवधि के पूर्व रचित महत्वपूर्ण काव्य कृतियों यशोधरा, पंचवटी, साकेत, प्रिय प्रवास और कामायनी, राम की शक्ति पूजा आदि में भी लक्षित होता है। प्रस्तुत अवधि में प्रकाशित काव्य कृतियों में कुरुक्षेत्र, प्रस्तुत अवधि मतलब जिस अवधि हम पढ़ रहे हैं अपन, छायावाद के बाद में, कुरुक्षेत्र है, जय भारत है जो कि किसकी है, मैत्रेयी गुप्त की, नकुल है, नकुल पढ़ी थी हमने, उन्मुक्त है, अश्मीरति है, विक्रमादित्य हमने पढ़ी थी, इतिहास के आंसू है, कि फुटकल कविताओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ कवियों के नीचे बात करते हैं, जैसे मैत्रेयी गुप्त दे रखा है तो इनकी विशेषता दे रखी है इनकी काव्य की, माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन की विशेषता दे रखी है, रचनाएं नहीं दे रखी तो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके नीचे हमको दे रखे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। क्योंकि अब कुछ विशेषता अगर होती तो हम पढ़ते भी सही, अगर कुछ रचनाएं वगैरह होती तो हम पढ़ते भी सही। ये चीज़ हमारे लिए अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे दिनकर में लिखा हुआ, इस धारा के कालावधि में सबसे सशक्त कवि दिनकर ही हैं। इनका जन्म सिमरिया में हुआ था। इन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की है।
ये क्रमशः एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, बिहार सरकार के प्रचार विभाग में उपनिदेशक और मुजफ्फर में कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे बिल्कुल ये, और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। दिनकर में संवेदना और विचारका का सुंदर समन्वय मिलता है। व्यक्तिगत प्रेम सौंदर्य मूलक कविता हो चाहे राष्ट्रीय कविता हो, सभी कविताओं की सौंदर्य से स्पंदित है, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें सर्वत्र एक खुलापन है, वह है लोकोन्मुखता और सहजता है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे मिल नहीं रही, देखता हूँ मैं। व्यक्तिगत प्रेम सौंदर्य मूलक कविता में भी है छायावाद या उत्तर छायावादी व्यक्ति कविताई कुंठा, अतिरिक्त उत्साह, अवसाद तथा निराशा के घिराव के स्थान पर। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है कि निराला के काव्य की कौन सी विशेषता है, उसमें दे देगा कि व्यक्ति कविताई कुंठा और अतिरिक्त अवसाद तथा निराशा के घिराव दिनकर की कविताएं मिलता है। नहीं, ये सब चीजें नहीं मिलती है। व्यक्ति कविताई कुंठा नहीं मिलती है, अतिरिक्त अवसाद नहीं मिलता है, निराशा बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बल्कि इसके स्थान पर प्रसन्नता, सर्वत्र सौंदर्य के प्रति स्वस्थ मानवीय प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। और दिनकर के सबसे बड़े विशेषता यह है अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। कवि ने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं और विषमताओं, समताओं आदि के रूप में ही नहीं, बल्कि उसकी संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में ही पहचाना है, और उसके जीवन मूल्यों का नए जीवन संदर्भों में भी परिप्रेक्ष्य में आकलन करके एक और नए जीवंतता की प्रदान की है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान की समस्या और आकांक्षाओं को महत्व देते हुए प्राचीन किंतु जीवंत मूल्यों को जोड़ना चाहा है। दिनकर ने राष्ट्रीयता की पहचान को मात्र भावनात्मक प्रतिक्रिया से उबार कर चिंतन, परीक्षण तथा आत्मलोचन का स्वस्थ रूप देने का प्रयत्न किया है। साथ ही इस राष्ट्रीयता को सार्वभौम यानी कि सभी के लिए मानवता के रूप में विकसित करने का स्वप्न भी देखा है। यह विकास तभी संभव है जब बुद्धि के ऊपर संवेदनशील हृदय का शासन हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है। अब प्रश्न दे देगा कि बुद्धि के ऊपर संवेदनशील हृदय का शासन हो, और पंक्तियां क्या देगा कि संवेदनशील हृदय पर बुद्धि का शासन है दिनकर की कविता में, लेकिन गलत हो जाएगा नहीं, क्योंकि दिनकर की जो संवेदनाशील हृदय है ना, वो बल्कि बुद्धि को कंट्रोल कर रही है, न कि बुद्धि जो है वो हृदय को कंट्रोल कर रहा है। ये गलत हो जाएगा। जबकि बुद्धि के ऊपर संवेदनशील हृदय का शासन हो, अतः शासन किसका है? हृदय का शासन है बुद्धि के ऊपर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये एक बार आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में अज्ञेय के लिए, ठीक है ना, इसलिए ये दिनकर के संदर्भ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जब भी संभव है जब बुद्धि के ऊपर किसका शासन हो? हृदय का शासन हो। कुरुक्षेत्र में भीष्म के माध्यम से बुद्धि से वस्तु स्थिति की इन पंक्तियों से तीखी पहचान, हृदय में सार्वभौम, क्या लिखा हुआ है? सार्वभौम सुख, क्या लिखा हुआ है बताना एक बार। सार्वभौम सुख साम्राज्य की स्थान, अच्छा सार्वभौम सुख, ठीक है ठीक है ठीक है, सार्वभौम सुख समृद्धि की सुख, मुझे बोलने दो एक बार ऐसा है बिल्कुल। सार्वभौम सुख समृद्धि और समन्वय की कामना का सपना देखा है। एक प्रकार से मान सकते हैं अपन कि कुरुक्षेत्र में बारे में बताया है, कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से बताया, ठीक है ना। 1948 में लिखी गई योजना है, रचना है ये, ठीक है ना। गांधीवाद से बिल्कुल मुक्त है, गांधीवादी दर्शन का बिल्कुल भी इसमें हमको स्थान नहीं मिलता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र जो है गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंसा की डिमांड करती है ये तो, कि जब जब अगर आवश्यकता हो तो हमें हिंसा भी करनी चाहिए। हालांकि इसमें दो ही पात्र हैं, युधिष्ठिर और पितामह भीष्म, ठीक है ना, भीष्म। सिया रामचंद्र गुप्त दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया हुआ है, उन्मुक्त आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कृति है। उन्मुक्त वाली कृति किसकी है? सिया रामचंद्र गुप्त की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। इनकी कृतियों में सर्वत्र गांधीवाद की अभिव्यक्ति मिलती है, तो ये किसकी मिलती है? सिया रामचंद्र गुप्त की में, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा तो इसके अलावा तो और तो क्या इंपॉर्टेंट है, बस यही है कि इन्होंने अपने ढंग से युद्ध की अनिवार्यता, त्याग, बलिदान, यात्रा, विभीषिका, मानवीय करुणा का अद्भुत समन्वय हुआ है, ठीक है ना। उदय शंकर भट्ट को छोड़ सकते हैं, उदय शंकर भट्ट को हम सिर्फ रचना याद रखो। मानसी, विसर्जन, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ, एकला, चालोरे, विजयपथ। जिसमें से भी मानसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है बहुत बार कि मानसी किसकी रचना है। रामनरेश त्रिपाठी ऑप्शन में नहीं हो तो आप उदय शंकर भट्ट लगा दिया करो। सोहनलाल द्विवेदी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुणाल इंपॉर्टेंट है, चित्रा इंपॉर्टेंट है, युगधारा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है ना। बाकी इनकी कोई याद नहीं रखनी है। इसके अलावा श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे में जो रचनाएं इंपॉर्टेंट वो है हल्दी घाटी और जौहर, ये दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। अब हल्दी घाटी जो है महाराणा प्रताप के जीवन के ऊपर लिखा गया है, पर महाकाव्य है न कि काव्य, ठीक है ना, न कि खंड काव्य है ये, बल्कि महाकाव्य है। और जौहर जो है वो पद्मिनी के जौहर की कथा पर आधारित काव्य है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई डिटेल में याद नहीं रखनी है। आप देख सकते हैं कि इनके काव्यों में अद्भुत प्रभाव और सादगी है, किंतु पांडे जी की राष्ट्रीयता अपने समय की समसामयिक भारतीय राष्ट्रीयता न होकर हिंदू राष्ट्रीयता के रूप में निकली है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं अगर अपन, तो अगले पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं। अगले पेज पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगले पेज में कुछ है नहीं, 606 वाले पेज पे कुछ होता तो मैं जरूर बताता। 607 वाले पेज नंबर पे चलते हैं अपन। देखो यहाँ दिया हुआ है कि अगले पैराग्राफ अगले पेज पे 607 में कि प्रगतिवादी रचना और आलोचना के क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण लेकर आया है। यह सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। सामाजिक यथार्थ शब्द को भ्रांत अर्थ लेने वाले कम नहीं है। यह समाज की ऊपरी सतह पर दिखाई पड़ने वाले निर्जीव और पतन उन्मुख विकृतियों को ही सामाजिक यथार्थ मान बैठते हैं। बुनियादी सत्य क्या है? प्रत्येक युग में यथार्थ की दो शक्तियां द्वंद्व चलता रहता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के बात यह है, कहने का अर्थ यह है कि प्रगतिवादी जो कविता है ना, वो सामाजिक यथार्थ को साथ लेके चलती है, अर्थात समाज में होने वाली जो वास्तविक सच्चाई है ना, उसको दिखाना ही वो सर्वथा सत्य समझती है। बोला असली कविता वही है जो समाज में फैल रही गरीबी को या फिर बेरोजगारी को या द्वंद्व को, संघर्ष को, है ना, उनको दिखा सके, शोषण को दिखा सके। गरीब और किसान मजदूरों की कविता जो है वही असली प्रगतिवादी कविता है, ठीक है ना। इसे हम कह सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित कविता ही है, ठीक है ना। प्रगतिवादी जो कविता है मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित कविता है। नीचे चलते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है कि इन बुनियादी शक्ति को पहचानने और उनका समर्थन करने वाले साहित्यिक अनिवार्य रूप से किसानों और मजदूरों के संघर्ष को रूपायित करके बल प्रदान करता है। जो भी हमने बात कही उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है। और पूंजीवादी शक्तियों के शोषक, स्वार्थी, स्व केंद्रित तथा जर्जर विसंगतिमय प्रवृत्तियों पर चोट करता है। तो ये पूंजीवादी, सामंतवादी वो लोग होते हैं जो एकदम सबसे ऊपर होते हैं और अकेला आदमी सबको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा है। वे वर्तमान जनजीवन से सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। नए समाज में पलने वाला तथा उसके साथ चलने का प्रयास वाला कवि नए उठते हुए समाज में सौंदर्य देखेगा। वह संघर्षों से भागकर किसी अतीत लोक या कल्पना लोक में निष्क्रिय सौंदर्य में मुंह नहीं छिपाएगा, ठीक है ना। छोड़ सकते हैं, बिल्कुल अपने काम का नहीं है ना। इसलिए सौंदर्य की यह परिभाषा अत्यंत संतोषजनक मालूम पड़ती है कि सौंदर्य क्या है? जीवन है। क्योंकि सौंदर्य एक प्रकार की ऐसी चीज है जो हमारे हृदय और मानसिकता के अनुसार उसकी परिभाषा बदलती रहती है। आदमी अपने अनुसार उसके, है ना, मतलब प्रकार से उसकी परिभाषा गढ़ता रहता है। लेकिन सौंदर्य क्या है? सौंदर्य असली आप में पहले जीवन है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं। प्रगतिवादी साहित्य को सोद्देश्य मानता है। तो उद्देश्य मतलब कि साहित्य का एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार से प्रेम में लगे हुए हो या किसी प्रकार की व्यक्तिगत अनुभूति को ही साहित्य मान रहे हो, नहीं है। अगर वो साहित्य समाज का हित नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, किसी का हित की बात नहीं कर रहा है, तो साहित्य नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि प्रगतिवाद का उद्देश्य स्पष्ट किया जा चुका है, अर्थात वे सामाजिक यथार्थ का इस प्रकार चित्रण करता है कि कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगति प्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो तथा नई सामाजिक शक्तियों के संघर्ष, युयुत्सा और आस्था को बल मिले। साहित्य जनता का जनता के लिए चित्रण करता है। कौन सा साहित्य? प्रगतिवादी साहित्य जो है वो जनता का जनता के लिए साहित्य है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखो, अगला पेज है अपना, ठीक है ना। अगला पेज 600, जो ये वाला पेज है 607 के बाद 608, ये इसमें रामविलास शर्मा से शुरू हो रहा है ये सीधा।
बताना। एक बार मैं भी अपनी ये खोल लेता हूँ, रुको एक बार। हाँ बिल्कुल। 607 के बाद 608 वाला जो पेज है वो गायब है, तो उसको मैं देख के बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। देखो उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर जो प्रगतिवाद है उसको थोड़ा सा और डिटेल में विस्तार में बता के केदारनाथ अग्रवाल नाम के जो बहुत ही मुख्य बड़े हस्ताक्षर कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल को, उनका वर्णन किया गया है उनकी कविताओं के बारे में। तो मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में पढ़ देता हूँ कि प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। उसने काव्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जीवन के बीच प्रवाहित कर दिया है। अब इसने ऐसा क्यों कहा है कि व्यक्तिवादी प्रभाव से बाहर निकाल कर, क्योंकि व्यक्तिवादी कविता कभी भी समाज का भला नहीं कर सकती है अगर उसमें समाज का प्रति योगदान नहीं है, समाज का वर्णन नहीं है, शोषण का वर्णन नहीं है, गरीब मजदूर किसान का वर्णन नहीं है, तो व्यक्तिवादी कविता किसी भी काम की नहीं है। जबकि प्रगतिवादी लेखक या प्रगतिवादी जो कविता है वह प्रकार से समाजवाद को या फिर प्रकार से साम्यवाद को लेकर चलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले कवि पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1911 में उनका जन्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवादी कविताओं में बहुत फेमस कवि हैं ये, है ना। और ये देखो, और प्रगतिवादी वर्ग के काफी सशक्त कवि थे, है ना, यूं भी लिखा हुआ है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि प्रगतिवाद में यही सबसे कम प्रगतिशील कवि थे, जबकि सबसे कम नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा मान सकते हैं। और सबसे ज्यादा नहीं भी हो तो भी काफी सशक्त कवि थे। इन्होंने उद्बोधनात्मक कविताएं भी लिखी है, किंतु सच्ची कविताओं की भी इनके यहाँ कमी नहीं है, ठीक है ना। केदार की कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज और वेगवान मुक्त रूप मिलता है। मांझी न बजाओ बंसी के मेरा मन टूटता है ना, मांझी न बजाओ बंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांझी न बजाओ बंसी। इन्होंने प्रकृति और मिट्टी की बात भी करी है, लेकिन इन्होंने प्रकृति और मिट्टी की बात भी कहीं ना कहीं उस हद तक करी है जो समाज और प्रकार से जनता के हित कर हो, या जिसमें प्रकार से यथार्थ की खुशबू को लिया है, ठीक है ना, उसमें कल्पना के बीज नहीं बोए हैं। मांझी ने बजाओ बंसी, बसंती हवा आदि कविताएं जो किसमें संकलित है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और फूल नहीं रंग बोलते हैं जो है ये रहा केदारनाथ अग्रवाल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक काव्य संग्रह है, जिसको साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ठीक है ना। केदार की प्रगतिकालीन सहज सौंदर्यवादी कविताओं के रूप में देखी जा सकती है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, है ना, नदी बिल्कुल उदास थी, है ना, ये भी एक इनकी कविता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में इतना ही है, ठीक है ना। बताना एक बार, शिवांश की किसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, केदारनाथ अग्रवाल को। फूल नहीं रंग बोलते हैं कोई मिला था ना। ठीक है, अगले कवि हैं अपने यहाँ पर रामविलास शर्मा। देखो रामविलास शर्मा को वैसे तो हम आलोचक के रूप में पढ़ते हैं, और इतने बड़े आलोचक हम प्रगतिवाद को पढ़ रहे हैं ना, तो प्रगतिवाद के ही नहीं बल्कि पूरे मार्क्सवादी आलोचक में सबसे बड़े आलोचक कौन है, कौन है, रामविलास शर्मा। सबसे बड़े मार्क्सवादी सबसे बड़े प्रगतिवादी आलोचक है रामविलास शर्मा। अब आप, मैंने सिर्फ प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक में सबसे बड़ा कहा है, कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़े आलोचक है शुक्ल जी, लेकिन प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचकों में सबसे बड़े हैं रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा 1912 में जन्म हुआ है, जन्म भी इंपॉर्टेंट है इनका। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में होता है जन्म, 1884 में शुक्ल जी का होता है, 1880 में होता है सरदार प्राण सिंह चंद चौहान का, ठीक है ना। बाकी जैसे जैसे आएगा बता दूंगा। रामविलास शर्मा का जन्म झांसी में हुआ था, वे अंग्रेजी में पीएचडी थे। अब देखो कविता के लिए इनकी रचनाएं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कविता के संदर्भ में अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे रामविलास शर्मा को तो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कविताएं इनकी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखने लायक नहीं है जितनी इनकी ज्यादा आलोचना रचनाएं इंपॉर्टेंट है ना, आलोचक पुस्तकें। तो जब हम आलोचना पढ़ेंगे तब इनकी रचनाएं फिर से पढ़ेंगे, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंग्रेजी से पीएचडी की थी इन्होंने। दीर्घ काल तक ये बलवंत राजपूत कॉलेज और आगरा के अंग्रेजी के अध्यापक भी रहे थे, और हंस के संपादक भी रहे थे। ये प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक हैं, ठीक है। और इनकी कविता का सौंदर्य का भी अधिकता है, किंतु जहां वे अतिवादियों से मुक्त होकर केवल कवि के रूप में रहे हैं, वहां सामाजिक संवेदना को आत्मसात करके उसे सरल वेगवती भाषा में अनभिव्यक्त, ठीक है, वेगवती भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल।
एक बार मैं देख लेता हूँ कि केदारनाथ अग्रवाल को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए उनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल साहित्य अकादमी, है ना। अपूर्वा के लिए मिला था, बिल्कुल, हाँ अब याद आ गया मुझे। अपूर्वा के लिए 1986 में मिला था इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पूर्वा जो नाम से रचना है ना, पूर्वा वो अज्ञेय की रचना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूर्वा ये रचना जो है वो अज्ञेय की रचना है, लेकिन अपूर्वा जो रचना है ना, अपूर्वा ये है किसकी, केदारनाथ अग्रवाल की। क्योंकि फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था इनको, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। बाकी सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली रचना जो है वो फूल नहीं रंग बोलते ही है ना। इसके बाद हम नागार्जुन को देखेंगे। दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ है। वैद्यनाथ मिश्र इनका ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम बहुत बार पूछा गया है इनका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म जो है तरौनी दरभंगा में हुआ है। और यात्री उपनाम से भी ये मैथिली में रचना करते थे, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रमुख कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे ये। इनकी कविताएं 3 तरह की थी, कैसी कैसी, गंभीर, संवेदनात्मक और कलात्मक, जिसमें कवि ने मानव जीवन की रागात्मक और सौंदर्यमय छवियों को अंकित कर दिया है, ठीक है ना। और साथ ही मनुष्य की मानवीय संभावनाओं के प्रति आस्था भी व्यक्त की है। दूसरी कोटि की कविताएं वो है जो सामाजिक कुरूपता, राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास पर बढ़िया चुपता हुआ व्यंग्य करती है, ठीक है। देखो नीचे पंक्तियां दी हुई है युगधारा की, बहुत इंपॉर्टेंट है युगधारा। जबकि युगांत हम पढ़कर आए थे ना, युगांत वो पंत की रचना थी, जबकि युगधारा इनकी है, ठीक है ना। घुन खाए शहतीरों पर 12 कड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइयां नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। ये पंक्तियां हैं किनकी, नागार्जुन की। नागार्जुन तीसरी कोटि की रचना है जो है उद्बोधनात्मक, किंतु काव्य तत्व की दृष्टि से ये थोड़ा सा हल्की है। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। सारी ही रचना इंपॉर्टेंट है, सारी के सारी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनमें से कोई रचना हम भूल जाए नहीं। पूछ सकता है वो पाषाणी, पूछ सकता है रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल पूछी हुई है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ठीक है ना। गुलाबी चूड़ियां भी है किनकी, है ना। रांगे राघव, रांगे राघव को भी हम प्रगतिवादी कवियों में पढ़ते हैं। 1923 में जन्म होता है, बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। इनकी रचनाएं देखो, ये देखिए यहाँ पे, अजय खंडर, मेधावी और पांचाली उनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं। वैसे इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं इतनी सारी है, उपन्यास, कहानियां, आलोचना मिला के बहुत सारी, बहुत कम उम्र में इन्होंने, देखो आप, ये 62 में इनकी डेथ हुई है, 23 में जन्म हुआ था इनका। तो 12 में से 3 जाता है तो 9 बचता है आजकल, ठीक है ना। और 5 में से 2 जाता, 39 साल की उम्र तक जिए थे ये। लेकिन बहुत सारी रचनाएं लिखे गए हैं, लिखने का बड़ा शौक था इनको। क्या नाम था इनका ओरिजिनल नाम, त्र्यंबकम राघवाचार्य, त्र्यंबकम राघवाचार्य। दक्षिण से बिलोंग करते थे, पर भारत में ये क्या बोलते हैं, आगरा में रहते थे, और कुछ टाइम तक राजस्थान में भी रहे थे ये, है ना। गदल कहानी इनकी पढ़ी होगी आपने, बहुत फेमस कहानी है, नहीं पढ़ी हो जरूर पढ़ना। अजय खंडर इनका प्रबंधात्मक कृतियां होगी, यानी काव्य रचना, मेधावी काव्य रचना और पांचाली भी काव्य रचना, ठीक है ना। जिसमें नवीन योजना के साथ साथ नूतन प्रबंध विन्यास भी प्रबंधात्मक कृतियां हैं, जिनमें विषय की नवीन योजना के साथ साथ नूतन प्रबंध विन्यास भी लक्षित होता है ना। और राह के दीपक कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी वर्णन किया गया है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर देख लेता हूँ, 600, ठीक है। रांगे राघव हो गए इनकी। इसके बाद है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस हमको याद होना चाहिए। कभी अगर हमसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, हमको याद होना चाहिए, पहले हैं रामविलास शर्मा या केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल 2, तीसरा है रांगे राघव, चौथे नागार्जुन, पांचवें शिव मंगल सिंह सुमन, और छठे हैं त्रिलोचन, और सातवें हैं मुक्तिबोध। ये सातों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना।
हालांकि इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह को भी पढ़ते हैं, पर वो मुक्ति वो प्रयोगति प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में पढ़ते हैं उनको, लेकिन प्रयोगवाद में भी हम उनको पढ़ लेते हैं जनरली, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, ये देखो, मुक्तिबोध के बाद कि मुक्तिबोध अपने विश्वासों और संवेदनाओं से जनवादी हैं, ठीक है ना। प्रगतिशील कविता के अंतर्गत इनकी रचनाएं आसानी से रखी जा सकती है, किंतु कुल मिलाकर इन्हें नई कविता के अंतर्गत रखना ही समीचीन होगा, पर ये घोषित तौर पर खुद को प्रगतिवादी मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आप, इन कवियों के अतिरिक्त अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती आदि में भी किसी न किसी रूप में प्रगतिवादी चेतना के गुण विद्यमान हैं, किंतु मूलतः इन्हें प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। कहाँ पढ़ेंगे हम इनको? प्रयोगवाद और नई कविता में, ठीक है ना। इसके अलावा हम त्रिलोचन को पढ़ते हैं। त्रिलोचन देखो, मिट्टी की बारात इनकी रचना है, बहुत फेमस है, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? त्रिलोचन की, बस। बाकी रही बात रचनाओं की, रही बात विशेषताओं की, रही बात प्रगतिवाद की, इनको जब हिंदी साहित्य का इतिहास डिटेल से पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम मुझे लगता है कि नगेंद्र वाली पुस्तक में कोई इतना खास हमारे लिए बचा नहीं है, तो मोटा मोटा जो भी होता है उनको निकाल के फटाफट और नगेंद्र वाली पुस्तक को खत्म करते हैं अपन, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता नाम से अगला टॉपिक, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। कुछ डाउट हो तो मैसेज कर देना।